गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका कक्षा 10 सोशल साइंस के ज्योग्राफी पोर्शन के तीसरे अध्याय जिसका शीर्षक है जल संसाधन। इसका एक वीडियो हमने आपको बना दिया था, एक वीडियो पहले बन चुका है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो उसको देख लें, इसके पश्चात ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा। इसलिए पहले जो वीडियो बन गया है उसको अवश्य देख लें। आज हम जल संरक्षण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। जल संसाधन के प्रबंधन एवं उनके नियोजन के लिए बहुत सारे कार्य भारत सरकार के द्वारा किए गए हैं। इनको हम बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं एवं समन्वित जल संसाधन प्रबंधन के नाम से जानते हैं। इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर नाम दिया था। आप सोचिए कितनी बड़ी संज्ञा से संज्ञापित किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने कि ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं। यानी कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो हैं वो भारत के आधुनिक मंदिर हैं। यानी कि मंदिर में क्या होता है, भक्त की सारी मन्नतें पूरी होती हैं, सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। उसी तरीके से आधुनिक भारत के मंदिर जब कहा जा रहा है इसे, तो निश्चित तौर से भक्तों की या नागरिकों की बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ये क्या क्या कार्य करती हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला बहुउद्देशीय योजनाओं का कार्य है विद्युत उत्पादन। हमने आपको बताया भारत के कुल विद्युत उत्पादन में लगभग 22% विद्युत उत्पादन से प्राप्त होता है। और दूसरा है घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको घरेलू पानी भी यहां से उपलब्ध होता है और औद्योगिक विकास के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। अगला है जल आपूर्ति। दूर दूर तक जहां पर पानी नहीं बरसता है, जहां पर पानी का अभाव है, वहां पर एक नहर के माध्यम से जल पहुंचाया जाता है। जैसे कि राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से राजस्थान में पानी पहुंचा दिया गया। जहां लोग पानी के लिए तरसते थे वहां पर भी पानी पहुंच गया। जल आपूर्ति के साथ साथ इसका अगला कार्य होता है बाढ़ का नियंत्रण करना। यानी कि यदि पानी अधिक बरस रहा है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है तो बांध में बहुत सारा पानी रोका जा सकता है और उसे नियंत्रित करके थोड़ा थोड़ा करके छोड़ा जा सकता है। ये सारी की सारी स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि ये सूखे के समय में पानी भी उपलब्ध कराता है और जब ज्यादा पानी बरसता है, नदियों में बाढ़ आने की संभावनाएं हो सकती हैं, तब बहुत सारे जल को एक साथ रोककर नीचे जाने के रास्ता बनाता है। पानी को धीमे धीमे छोड़ा जाता है, पानी को रोके रखा जाता है जिससे एक साथ बाढ़ ना आए, बाढ़ की विभीषिका बहुत सारे गांवों तक ना फैल जाए। इसलिए थोड़े थोड़े रूप में जल को छोड़ा जाता है। जैसे कहा जाता है उस बांध के 4 फाटक खोल दिए गए, 5 फाटक खोल दिए गए। इस तरीके से उन फाटकों के माध्यम से या उन गेट के माध्यम से जल को धीमे धीमे छोड़ा जाता है जिससे ये बाढ़ के नियंत्रण में कारगर उपाय साबित हो रहा है। बाढ़ नियंत्रण के साथ साथ ये नागरिकों को मनोरंजन के अवसर भी पैदा करवाता है। उस इतनी बड़ी परियोजना को देखने के लिए लोग आते हैं जिससे उनका सामान्य ज्ञान बढ़ता है और जब वो पिकनिक पर आते हैं तो उनका मनोरंजन भी होता है।
ज्ञान के साथ मनोरंजन। देखिए आप, एक नवीन अवधारणा कि ज्ञान के साथ ज्ञान भी बढ़ रहा है, उनका माता पिता का भी ज्ञान बढ़ रहा है, बच्चों का भी ज्ञान बढ़ रहा है कि किस तरीके से बिजली बन रही है, किस तरीके से पानी रोका गया है, किस तरीके से टरबाइन चल रही है और किन किन स्थितियों में इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को लिया जा रहा है। इस तरीके से उस पूरे परिवार का ज्ञान भी बढ़ रहा है और मनोरंजन भी हो रहा है। वो वहां पर अपनी पिकनिक भी कर पा रहे हैं, नई चीजें देख भी पा रहे हैं। तो ज्ञान और मनोरंजन दोनों एक साथ हो रहे हैं। इसी में आंतरिक नौचालन भी इसमें हो जाता है। इसमें बोट का के माध्यम से आप नौकायन भी कर सकते हैं और इसमें मछली पालन उद्योग भी लगाया जाता है, जिससे बहुत सारे रोजगारों का सृजन होता है। इन रोजगारों के सृजन के माध्यम से ही इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को बहुत लाभकारी बनाया गया है। इसीलिए प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा है। तो आप देख लीजिए कितनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं में हम लोग देख लेते हैं कि सतलुज और ब्यास बेसिन पर बना हुआ भाखड़ा नागल बांध, दूसरा महानदी बेसिन पर हीराकुंड बांध परियोजना। ये देश भर में फैली हुई बहुत सारी परियोजनाएं हैं। इनको हम इस नक्शे के माध्यम से समझ सकते हैं। यहां यदि हम सारी परियोजनाएं आपको बताने लग जाएंगे तो सारा समय उसी में निकल जाएगा। तो इस नक्शे में आप समझ लीजिए कि किस तरीके से भारत में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। लेकिन इन परियोजनाओं को जब प्रारंभ किया जाता है तो कहीं ना कहीं इसका विरोध भी प्रारंभ हो जाता है। पर्यावरणविद, कुछ जागरूक व्यक्ति या कह लीजिए अति उत्साही व्यक्ति इसका विरोध करने लगते हैं, इस विकास में बाधक बनने लगते हैं। कुछ तो सही होते हैं लेकिन अधिकतर अति उत्साह के कारण इनका विरोध करने लगते हैं। इन विरोध रूपी आंदोलनों में मुख्य रूप से हम लोग देख सकते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन। ऐसे हर जगह कोई ना कोई आंदोलन खड़ा हो जाता है, कोई ना कोई छोटा मोटा नेता आ जाता है और कहने लगता है हम अपने गांव नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी संस्कृति नहीं छोड़ेंगे। यदि बांध बनाया जाना है, ये बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण होना है, तो बहुत सारे गांवों को हटाया जाएगा, उस जगह पर पानी भरा जाएगा। यदि वो नहीं होगा तो कैसे ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई जाएंगी, और यदि ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं नहीं बनाई जाएंगी तो देश का विकास कैसे होगा। चलिए यहां देश के विकास पर बात नहीं करते हैं, यहां सीधे आते हैं कि जल संसाधन को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। एक तो इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के माध्यम से उनको हम एक जगह पर पानी को इकट्ठा करते हैं, जल संसाधन को इकट्ठा करते हैं, फिर जिन राज्यों में उन पानी की कमी है उसमें नहर के माध्यम से उस पानी को भेज दिया जाता है। इससे जल संसाधनों का नियोजित ढंग से हम उपयोग कर पाते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि वर्षा जल का संग्रहण, कि हम वर्षा के जल का कैसे संग्रहण करते हैं। जैसे बहुउद्देशीय परियोजनाएं आज भारत में लगाई जा रही हैं, स्वतंत्रता के बाद लगाई जा रही हैं। प्राचीन काल में भी जल को रोकने के लिए या जल के प्रबंधन के लिए बहुत सारे कार्य किए जाते थे, लेकिन इस तरीके से नहीं किए जाते थे। ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं बहुत सारे उद्देश्यों के साथ बनाई जाती हैं। अब देखते हैं वर्षा जल का संग्रहण हम इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अतिरिक्त और कहां कहां कर सकते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अतिरिक्त भी हम वर्षा के जल को रोक सकते हैं, उनका संग्रह कर सकते हैं। यदि हम ये वर्षा के जल को रोक पाए, उसका संग्रह कर पाए, उसको जमीन के अंदर जाने दिया, तो बहुत सारी समस्याएं हमारी दूर हो सकती हैं। इनमें आप देख लीजिए
कि वर्षा का जल जब नीचे जाता है, जमीन के अंदर जाता है, जमीन कच्ची होती है तो वो वर्षा का जल जमीन के अंदर चला जाता है और वो भूमिगत जल में बढ़ोतरी करता है। लेकिन आज आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम सारी जगह पक्की करते चले जा रहे हैं, जगह कच्ची कम बच रही हैं, पक्की नालियां बन रही हैं, पक्की सारी चीजें हो रही हैं, तो उन पक्की नालियों से बहता हुआ वो जल नाले में जाता है, नाले से नदी में जाता है, नदी से समुद्र में चला जाता है। उसका बहुत ज्यादा भौमिक स्तर पर प्रयोग नहीं हो पाता है, जबकि हमारे प्राचीन काल में उसको जमीन के अंदर जाने का मौका मिलता था और भौमिक जल बढ़ जाता था, भौमिक जल का स्तर बढ़ जाता था, जिससे हम तालाबों में, कुओं में और सारी जगह एकत्रित करके बाद में इसका प्रयोग करते थे। वर्षा ऋतु समाप्त हो जाने के पश्चात भी हमें इस जल का अभाव महसूस नहीं होता था। लेकिन आज बहुत सारी स्थितियां ऐसी हो गई हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें जल का संकट बना हुआ है, क्योंकि जल को हमने वहां अंदर जाने ही नहीं दिया। हमने सारी चीजें स्वच्छ कर दी, पक्की कर दी, तो वो जल धीमे धीमे निकल कर समुद्र तक चला जा रहा है। ऐसी स्थितियों में कहीं ना कहीं हमें अपने इन संसाधनों को बचाने के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। इससे नदी जल भी बढ़ जाता है और बाढ़ भी आ जाती है। प्राचीन काल में पर्वतीय क्षेत्र में गुल तथा कुल जैसी, पर्वतीय क्षेत्र में क्या था, गुल तथा कुल जैसी वाहिकाएं जो नदी की धारा को बदलकर खेतों की तरफ ले जाई जाती थी। यानी कि नदी की धारा अगर इस तरफ बह रही है तो वो कुल और गुल के माध्यम से कहीं ना कहीं सिंचाई के लिए वो पानी उनके विपरीत दिशा में ले जाया जाता था। ये टेक्नोलॉजी थी कि कैसे उस पानी को रोक के किस तरीके से उसको ले जाया जाए। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहाड़ी क्षेत्रों पर किसान अपने खेतों की सिंचाई करते थे, जिससे उनकी उपज होती थी। राजस्थान में जहां जल का संकट बहुत रहता है, वो अपने छत में जो वर्षा का जल है उसका संग्रहण करते थे। जो छत होती थी, उस छत पर जो पानी बरसता था वो नालियों के माध्यम से नीचे आता था और नीचे आने पर उन्होंने एक अपना क्षेत्र बनाया हुआ होता था, या कह दीजिए कि घर में एक ऐसा कमरा बना देते थे जिसमें जल का संग्रह होता था। और वो संग्रह जिसको जैसलमेर में, बीकानेर में, फलोदी में टैंक या टाका नाम दिया जाता था, जो साल भर के लिए जल का संग्रह कर लिया जाता था। प्रत्येक घर में ऐसा होता था कि बरसात के पानी को वो साल भर के लिए इकट्ठा करने की कोशिश करते थे। आपने देखा होगा कि राजस्थान में कैसे वो पनिहारें दिखती हैं जो दसियों किलोमीटर दूर से पानी अपने सर पर रख कर लाती हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में भी ऐसा होता है कि लोग, महिलाएं अपने घर से किलोमीटरों दूर जाकर पीने का पानी लेकर आती हैं। पानी की बहुत समस्या है वहां पर, इसलिए इन जगहों पर सरकार को जागरूक करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, राजनीतिक दलों को, लोगों को जागरूक करना चाहिए कि किस तरीके से इस वर्षा के जल का संचय किया जाए और इसे बाद के लिए बचा के रखा जाए। पहले तो बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत सारे तालाब पाए जाते थे, लेकिन अब तालाबों की कमी होती जा रही है और किसान अपने व्यक्तिगत नलकूप लगाकर, यानी कि भौमिक जल को निकाल लेते हैं अपनी सिंचाई के लिए, अपने फसल को बढ़ाने के लिए। उस जल को चूंकि निकाल लेते हैं तो भौमिक जल का स्तर नीचे हो जाता है, नीचे हो जाता है तो कुएं सारे सूख जाते हैं, कुओं की स्थिति खराब हो जाती है। इसलिए जहां पर कुआं खेती होती है या कुआं जल को पीने के लिए
उपयोग किया जाता है वो लगभग समाप्त होते चले जा रहे हैं। इन स्थितियों में राजस्थान में बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर में भूमिगत टैंक या टाका का प्रयोग किया जाता है। और ये कितने लंबे होते थे, कितने बड़े होते थे, इसको आप देख लीजिए कि 6.1 मीटर गहरा, यानी कि 6 मीटर गहरा, 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टाका होता था। यानी कि वो जगह होती थी, सोचिए इस स्थिति का वो जल संग्रहण क्षेत्र होता था जिसमें वर्षा के छत में जो वर्षा हुई है उस जल को संग्रहित किया जाता था, साल भर तक उसका प्रयोग किया जाता था और अगली वर्षा के आने पर उसे दोबारा भरा जाता था इन स्थितियों में। लेकिन अब इंदिरा गांधी नहर बन जाने के पश्चात वहां के जल की संभावनाएं काफी कम हुई, लेकिन फिर भी उस नहर के पानी को पीने में लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो लोग वर्षा के शुद्ध पानी को आज भी अपने टाका में संग्रहित करते हैं। अब वर्षा जल या पालर पानी इसे मैसूर में भी लोग छत के पानी का प्रयोग करते हैं। बहुत मैसूर में एक गांव है जिसमें लोग इस जल का प्रयोग करते हैं। तो आप देखिए जल के प्रयोग को हमने देखा, जल के संरक्षण को हमने देखा, लेकिन आज समाज को और देश के नागरिकों को जागरूक होना पड़ेगा कि वो देश के संसाधनों का उपयोग कैसे कर सकें। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमारे पेट के लिए तो हमारे संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। यानी कि हमारे जो संसाधन हैं वो कहीं ना कहीं सीमित हैं और हमारी जनसंख्या अधिक है। इस अधिक जनसंख्या और सीमित संसाधन का यदि हम संरक्षण नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए गंभीर परिस्थितियां उत्पन्न कर सकती हैं। और 2025 में तो कहा गया है कि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर पानी का अभाव हो जाएगा और उस स्थिति में स्थितियां बहुत गंभीर होती जाती हैं। हम लोग देखते हैं मेघालय में बांस के द्वारा ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। मेघालय में बांस के द्वारा ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। आप लोगों ने आज विस्तार से इसको समझा। अब आपको पढ़ना है, स्वयं के लिए परीक्षा के लिए तैयार होना है, लेकिन समाज के लिए भी कार्य करना है। आपने जो समझा वो आप अपने गांव में, अपने मोहल्ले में लोगों को समझा सकते हैं और बता सकते हैं वो किस तरीके से इस वर्षा के पानी का संग्रहण करके उपयोग कर सकते हैं। आज का टॉपिक यहीं तक। कल एक नए टॉपिक के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। हाँ, लेकिन जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें वीडियो को और कमेंट के माध्यम से इसके प्लस और माइनस पॉइंट हमको बताएं। हाँ, लोगों का कहना है कि आप गृह कार्य नहीं देते हैं। देखिए, इन इतने बड़े बच्चों को गृह कार्य देने का अर्थ ही नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप इस पूरे वीडियो के पॉइंट टू पॉइंट नोट करके नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।